हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ लिया था, अच्छे से जान लिया था। उसकी एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, ठीक है। ये भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब आगे आप देखिए। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय ए पोटेंशियोमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर की मदद से प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता कीजिए। तो इसके लिए देखिए हमारा सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम इसमें रहेगा। तो ऑक्सिलरी सर्किट वो तो आपका फिक्स है, वो तो सेम है। देखिए, ये सर्किट जो है ये हर केस में सेम है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, जहाँ बैटरी का पॉजिटिव है वहीं आपकी जिस सेल का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं उसका पॉजिटिव पॉजिटिव से, जैसे इसका पॉजिटिव यहाँ जुड़ रहा है तो इस वाली सेल का भी पॉजिटिव यहीं जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। और अब क्या करना है, अब जो नेगेटिव टर्मिनल है प्राइमरी सेल का उसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए जॉकी, ये जॉकी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपकी जॉकी, जॉकी से, जो कि एक तरह का स्लाइडर है, मेटल का होता है ये। कंडक्टिंग होता है, थिक मेटल होती है। और फिर क्या करना है, जो आपका प्राइमरी सेल है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की लगा दीजिए K2, इस की को K1 कहेंगे। अब देखिए क्या करना है। शुरुआत में हम क्या करते हैं, इस की K1 को क्लोज करते हैं और K2 को क्लोज नहीं करते। K2 को अगर क्लोज नहीं करेंगे तो ये सर्किट का हिस्सा नहीं रहेगा। ओके, तो हमने K1 को क्लोज किया और यहाँ पर जॉकी को हमने क्या किया, जो हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है, रेजिस्टेंस वायर है, उसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया स्लाइड करना और मान लेते हैं यहाँ कहीं आकर आपको नल पॉइंट मिला, जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो मिला। तो ये आपकी जो है L1 लेंथ है वो बैलेंसिंग लेंथ होगी, ठीक है ना। तो जो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये क्या शो कर रही है कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ऊपर से देखें तो यहाँ इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर वाला E वो इज इक्वल टू है दिस। और दिस, इसको लिखने का तरीका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द पार्ट विच इज फ्रॉम ए टर्मिनल टू जे पॉइंट, जो आपका जे है, ठीक है, लेंथ पोर्शन। तो इस पोर्शन की आप लेंथ लीजिए L1। तो E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा इस प्रकार KL1। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक रेजिस्टेंस R इंट्रोड्यूस कर देते हैं सर्किट में, क्लोज की K2 को क्लोज करके, ये सॉरी की K2 को क्लोज करके, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो अब ये भी सर्किट का हिस्सा है, यानी अब जो ये सेल है ये ऊपर भी करंट देगी, नीचे तो करंट देने की कोशिश की करेगी करेगी, यानी ये चाहेगी, ये सेल क्या चाहेगी कि यहाँ भी करंट जाए और यहाँ भी करंट जाए। तो अब कुछ करंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इस केस में क्या होगा, अब आपका, अब ये जो रेजिस्टेंस अगर आप देखें, अलग से देखें तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, केवल इस हिस्से को देखिए। सोचिए कि इधर वाली ये तार अभी कट कर रखी है तो क्या होगा, तो ये EMF E है और यहाँ पे करंट दौड़ने लगा कुछ भी। अगर यहाँ करंट दौड़ेगा सर्किट में तो अब जो इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दो पॉइंट के इक्वल होगा, क्योंकि ये सारी कनेक्टिंग वायर है। तो कनेक्टिंग वायर के किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए और इधर भी कनेक्टिंग वायर के किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, दोनों तरफ, वो आपका कहलाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R, ठीक है, जो कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो अब जो आपको यहाँ पर ये जो दो पॉइंट है, यही दो पॉइंट आपके ये सेम दो पॉइंट है इनके बराबर, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वही यहाँ पर अब दिखाएगा। तो अब मान लेते हैं जो कि जे कहीं यहाँ कहीं आ गए, टिक गई, लेंथ आपकी एक तरह से छोटी हो गई, यानी EMF, यानी अब EMF ना हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज घट गई और उस लेंथ का नाम है L2। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा कि L2, भाई V नाम रख दो उसका। जो नई जो ये टर्मिनल क्लोज करने के बाद, इसे क्लोज करने के बाद मान लीजिए यहाँ कहीं आके ये रख दी और ये लेंथ है L2, तो इस वोल्टेज इसके अक्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू KL2। यहाँ तक आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ। अब ये E बाई वी कर दीजिए, तो K से K कट जाएगा, L1 बाई L2 आपको मिल जाएगा आंसर।
अब देखिए, अगर हम केवल इस सर्किट की बात करें, रेजिस्टेंस बॉक्स वाले सर्किट की, तो ये रेजिस्टेंस आर और यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। मान लेते हैं करंट आई फ्लो किया सर्किट में, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा भाई। E क्या होता है, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ सबका सम। तो आई आर तो यहाँ हो जाएगा आई इंटू कैपिटल आर पोटेंशियल ड्रॉप, और यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर। दोनों को जोड़ दो, आई कॉमन आ रहा है, आई बार निकाल दो तो आर प्लस आर अंदर रह जाएगा। E की वैल्यू, अब ये जो फॉर्मूला था यहाँ पर, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए E की जगह पे, तो आर प्लस आर। और V की वैल्यू क्या पुट करनी है, V की वैल्यू आपको पता है आई आर होती है, तो आई आर, और यहाँ पे ये आई, तो आई से आई कट जाएगा, तो ई बाई वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस आर बाय कैपिटल आर। और ये किसके इक्वल है, L1/L2 के। तो यहाँ से अब आप देखिए, इस आर को इसके बटे में लिख दीजिए बड़े वाले को, और इस आर को इसके बटे में भी लिख दीजिए, तो ये तो हो जाएगा 1, और ये वाला हो जाएगा आर बाय कैपिटल आर, तो ये बन जाएगा, और इज इक्वल टू L1/L2। यहाँ से 1 को दूसरी तरफ ले जाइए, ठीक है, तो L1/L2 -1 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए और आपको आर बाई आर इज इक्वल टू ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ से आर को आइसोलेट कर दीजिए, स्मॉल आर को, और ये मिल गया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल, कैपिटल आर है, और ये L1-L2/L2। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने प्राइमरी सेल का निकाल लिया, तो जो ये सेल थी हमारी प्राइमरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हमें पता चल गया। इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से ज़्यादा अच्छा होता है पोटेंशियोमीटर, ये बात आपको समझ में आई। और पोटेंशियोमीटर नल मेथड पर काम करता है, नल पॉइंट इसके अंदर मिलता है आपको जब करंट जीरो होता है, और उस समय पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करता है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाता है, जिसके कारण जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है सारा रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस होता है, और वही आपका ईएमएफ होता है एक तरह से, ये आप कह सकते हैं। तो करंट वहाँ पर कोई नहीं होता, तो यानी कैपिटल आर में भी अगर देखा जाए तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, लेकिन आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि जो कैपिटल आर के अक्रॉस जो दो टर्मिनल्स है, वो दोनों टर्मिनल सेल से कनेक्टेड है, तो सेल का ही पोटेंशियल होता है ये, इसी का नाम ईएमएफ है। ओके, सेंसिटिविटी अब कैसे बढ़ाएं पोटेंशियोमीटर की, तो आपको पता है कि जो के है वो क्या है, V/L। ओके, सेंसिटिविटी का मतलब है कि थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप है और पोटेंशियोमीटर उसे बता रहा है ज़्यादा बड़ी लेंथ यूज़ करके। यानी आपको पता है कि ये स्केल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, स्केल है, और यहाँ ये जीरो से स्टार्ट होकर कहीं आगे तक जा रहा है। तो मान लो आपकी जॉकी बिल्कुल इसके नज़दीक रहती है, तो जो ये छोटी सी लेंथ है इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अब सोचो ये है 0.2 वोल्ट, लेकिन एक दूसरा पोटेंशियोमीटर है उसमें भी ऐसे ही जीरो है, लेकिन वो यहाँ पर बताता है 0.2, तो इस लेंथ को पढ़ना बहुत आसान है ना। तो यानी ये ज़्यादा सेंसिटिव है, दूसरे वाला ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है और उसे उसको ज़्यादा बड़ी लेंथ यूज़ करके, यानी पोटेंशियोमीटर वायर की ज़्यादा बड़ी लेंथ यूज़ हुई है उसको बताने के लिए 0.2 वोल्ट को। तो ये आसानी से ऑब्जर्व हो सकता है, देखा जा सकता है इतनी लेंथ को। तो जिसकी लेंथ बड़ी होगी, यानी थोड़े से ड्रॉप को बड़ी लेंथ से जो बताए, वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो लेंथ बड़ी किसकी होगी, तो अब आप देखिए यहाँ से रिलेशन वायर की लेंथ के साथ, तो L इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला V/K। तो सोचिए वोल्टेज हम जो पूरी की पूरी वायर को दे रहे हैं, पोटेंशियोमीटर वायर को, वो फिक्स है, तो K जो है हमारा, K जितना कम होता जाएगा, कब कम होगा, जब वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी आप यूज़ करोगे, K उतना छोटा होगा आपका, और K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा लेंथ वायर की उतनी बड़ी, और लेंथ जितनी बड़ी तो जो मापोगे आप वो आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा, इसलिए सेंसिटिविटी ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी लेंथ जिसकी एक तो 4 मीटर का पोटेंशियोमीटर है, 4 मीटर की वायर यूज़ की गई, एक 10 मीटर का है, तो 10 मीटर वाला ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा आपको, ठीक है, कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, लेंथ को अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो तो आप किस प्रकार, ये देखो ये बता रखे हैं यहाँ पे, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटा के आप बढ़ा सकते हो सेंसिटिविटी। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर फिक्स आपका, तो आप लेंथ बढ़ा दीजिए पोटेंशियोमीटर वायर की, तो आपका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर वायर फिक्स है आपकी,
यानी जो फिक्स लेंथ की वायर आप यूज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग द करंट, करंट को रिड्यूस करके सर्किट में विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, तो रियोस्टेट की मदद से करंट को कम कर दीजिए, तो भी आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो V है इसको रिड्यूस करना है एक तरह से, आप ये कह सकते हो। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो आर तो वायर का फिक्स है क्योंकि लेंथ फिक्स है, तो आई को कम कर दो, तो अभी के आपका क्या हो जाएगा, कम। तो के इज इक्वल टू होता है V बाय एल। ये V कम हो गया तो के भी कम हो गया, के कम होने से फिर से क्या हो गया, सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो याद रखना पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के कम होने पर बढ़ती है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होगा सेंसिटिविटी उतनी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप देखिए ध्यान से, ये सर्किट है इसका। तो ये इधर ध्यान दीजिए, ये 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इसको जो एक रेजिस्टेंस है उसको बहुत ही जल्दी से और एक्यूरेटली पता कर सकते हैं आप बाकी 3 रेजिस्टेंस की मदद से। यानी 3 रेजिस्टेंस तो इसमें नॉन होते हैं और एक रेजिस्टेंस अननोन होता है, तो उस अननोन रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से बहुत ही आसानी से पता किया जा सकता है अगर आपको 3 रेजिस्टेंसेस पता है। तो इसका जो बेसिक आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला, वो ये होगा बैलेंस कंडीशन में P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो P Q R S ये रेजिस्टेंसेज है और S इसमें अननोन है, तो S को आप दूसरी तरफ ले जाइए, Q इधर ऊपर आ जाएगा, P नीचे, तो क्यू पी इंटू आर, क्यू बाई पी इंटू आर, ये फॉर्मूला आप लगाइए और आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब आप सर्किट में देखिए, ये हमारा सर्किट है, तो ये P रेजिस्टेंस, ये Q, ये R, ये S। जिस समय बैलेंस कंडीशन होगी P बाई क्यू इज इक्वल टू होगा R बाई S। ये रेशो जो होगा इन दो का, इस रेशो के इक्वल आएगा, तभी जाके बैलेंस कंडीशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो अब देखिए डेरिवेशन करते हैं हम बैलेंस कंडीशन का किरचॉफ लॉ का प्रयोग करके। तो इसमें किरचॉफ जो आपका सेकंड लॉ, लूप रूल भी कहा जाता है, वोल्टेज रूल भी कहा जाता है, वो हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो वो हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले इन्होंने जो ये लूप लिया है, ये लूप यानी ए से गए बी, बी से गए डी, डी से गए ए। ठीक है, तो सर्किट आप ध्यान से देखिए, बताया मैंने रेजिस्टेंसेज है, ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। ठीक है, और दो टर्मिनल को बैटरी से जोड़ा गया है, ए और सी को, और बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है, तो ए ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ए से करंट जाएगा और करंट यहाँ जो आई आएगा वो दो हिस्सों में बट जाएगा, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो मान लेते हैं I1 और I2 में बट गया। अब I1 I2 आगे आएगा यहाँ पर, ये आपका I1 आएगा, तो I1 में से मान लिया गैल्वेनोमीटर ने IG करंट ले लिया, तो I जो बचा हुआ करंट है, यानी I1 में से IG को घटा दो, जो बच गया वो करंट आपका Q से गुजरेगा। इसी प्रकार D की तरफ जो करंट आएगा I2, और यहाँ से करंट आएगा IG, IG और I2 दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर ये C की तरफ जाएंगे। तो C की तरफ आ रहा I2 प्लस IG और इधर से आ रहा I1 माइनस IG, तो IG इन सभी को जोड़ो, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव IG कट जाएगा और I1 प्लस I2 जुड़ के फिर से कितना हो जाएगा, I करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये करंट है फिर से I बन जाएगा। तो ये जो करंट का डिवीजन हमने किया, जो डिवाइड किया पूरे सर्किट में, वो बिल्कुल ओके है हमारा। तो अब हम इस पे लगाते हैं अपना लूप रूल। तो देखिए हम चलते हैं ए से बी। तो जो मैंने नियम सिखाया था, करंट जिस दिशा में चलता है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, आप ये समझ सकते हैं। जैसे कोई पत्थर अगर चल रहा है, गिर रहा है, कहीं पे ग्रेड है, कोई ढलान है कोई, तो वो ढलान पे क्यों चलता है, क्योंकि अपन ढलान होगी तो अपने आप पत्थर चलेगा, क्योंकि ऊपर होगा तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार करंट को भी आप ऐसे ही सोचिए, चार्जेस को। तो ये प्लस से चार्ज माइनस की तरफ जाते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये हायर टर्मिनल हो गया और ये लोअर। तो जो मैंने नियम सिखाया वो लगाइए भाई। क्या होगा, क्या नियम था वोल्टेज ड्रॉप का, तो वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई यहाँ पर क्या I1, और आई कितना है, ये आर कितना है P, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो हम जंप कहाँ कर रहे हैं, नेगेटिव पे जंप कर रहे हैं, तो साइन नेगेटिव लिखना है आपको। फिर आप देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, तो फिर से आप करंट के साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर से नेगेटिव साइन। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया कैपिटल G है, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G, ये हो जाएगा यहाँ का भी V इज इक्वल टू आई आर। फिर यहाँ आप आएंगे तो आपको देखिए करंट की दिशा तो इस तरफ है और आप ऊपर जा रहे हैं, उल्टा है,
उल्टा होने का मतलब इधर ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव से आप पॉजिटिव पे जंप कर रहे हैं तो प्लस। प्लस कितना करंट है यहाँ पे I2, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है कैपिटल R, इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये नियम है किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है, ये आप अप्लाई कीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ से इक्वेशन में आप माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन को कॉमन लेंगे आप तो आपको यहाँ पे ये माइनस बार निकाल के I1P प्लस IG और प्लस I2R इज इक्वल टू 0। इस नेगेटिव वाले को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा इस वाले के, ठीक है ना। तो I2R इज इक्वल टू I1P प्लस IGG, ये कुछ मिलेगा। तो देखते हैं आपकी बुक में क्या किया है। हाँ ठीक है, I1P प्लस IGG, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी अगर हम I2R को दूसरी तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो I1P प्लस IGG इज इक्वल टू I2R, जो हमने निकाला वही निकल के आया। तो मैं बार बार कहता हूँ जो मैं कराता हूँ उसे साथ में नोटबुक में करते जाइए, ठीक है। तो आपको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको आपको पता है डिलीट कर देता हूँ, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है कलर्ड जो भी लिखा हुआ वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि जगह होती नहीं है तो मेरे को और लिखना होता है, इसलिए। तो आप साथ साथ लिखते जाइए ताकि जो मैं बोल रहा हूँ आप पीछे वाले से मैच कर सके, नहीं तो आपको बार बार वीडियो को पीछे करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, और इसको देखते हैं आगे क्या किया इन्होंने। बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं ताकि आपको समझ में आए साथ साथ। अब इन्होंने अच्छा दूसरे लूप पे लगा दिया, चलो दूसरे लूप पे लगा देते हैं नियम, किरचॉफ्स रूल लगाएंगे इस वाले पे। तो हम चले बी से सी, सी से डी और डी से वापस बी। अब देखिए बी से सी अब जब आप जाओगे तो करंट आपका क्या है I1 माइनस IG, इसकी किससे गुणा हो जाएगी क्यू से, लेकिन आप करंट की डायरेक्शन में है तो साइन आएगा माइनस का, तो ये आएगा माइनस I1 माइनस IG, और ये I1 माइनस IG ब्रैकेट में, क्योंकि पूरा करंट ये है, पूरे करंट के आगे माइनस साइन आता है, इनटू में क्यू। फिर आगे बढ़ोगे तो ये देखिए ये करंट जा रहा है इधर और आप आ रहे हैं इधर, आप इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव। करंट की दिशा में चलते हो तो ये याद रखिए नेगेटिव साइन लगाते चलिए आई और आर की जो प्रोडक्ट है उसके साथ, और करंट के अपोजिट चलते हैं तो प्लस साइन। तो ये अब आएगा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG और इनटू में कर दीजिए S, ठीक है। ये यहाँ का हो गया, और अब यहाँ देखिए यहाँ करंट नीचे आ रहा है और हम जा रहे हैं ऊपर, तो फिर से प्लस का, और प्लस का यहाँ आ जाएगा IG इंटू जी। अब देखिए जो ये दो टर्म आ गई आपकी प्लस की और ये माइनस की, इज इक्वल टू 0 आएगा तीनों का जोड़, और इस माइनस वाली को ले जाओ दूसरी तरफ। तो आप लिख लीजिए नोटबुक में जो मैंने करवाया है और फिर मैच कर लीजिए, तो आपको यही मिलेगी जो इन्होंने लिखी हुई है I1 माइनस IG इंटू क्यू माइनस I2 प्लस IG S माइनस GIG इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा वो समझिए आप, जिस समय कंडीशन बैलेंस्ड होगी। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि बी पॉइंट और डी पॉइंट, देखो जो टर्मिनल सेल के पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ रहे हैं उनके अलावा जो बाकी बचे हुए दो टर्मिनल, उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो जाए। ओके, उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि करंट फ्लो ही क्यों कर रहा था, आई जी इस तरफ क्यों जा रहा था, वही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेंगे। अब पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देंगे इस दिशा में, तो जिसके कारण बी से डी की तरफ करंट आना बंद हो जाएगा और आई जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपने जितनी भी इक्वेशन यहाँ मिली, जैसे ये मिली इक्वेशन, तो इसमें भी आपको आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर आई जी की वैल्यू को 0 रख दो तो आई जी जी ये 0 हो जाएगा, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, केवल ये इक्वेशन बचेगी। ऐसे ही अगली इक्वेशन जो आई इसमें भी जहाँ जहाँ आई जी है उस वैल्यू को 0 करते जाइए, ठीक है। तो I1 बचेगा अकेला यहाँ पे और इंटू में Q, और यहाँ पे बचेगा I2 इंटू में S, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये IG इंटू जी है। तो आपका I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0, और पीछे से आपको मिला था I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब इन इक्वेशंस में अब इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये मिल जाएगा, ऐसे ही इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये मिल जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो तो I1P बटे में I1Q, I1 कट जाएंगे, P बाई Q आ जाएगा, इधर I2 कट जाएंगे, R बाय S आ जाएगा। तो ये आपका
व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, तो यहाँ तक आज हम करते हैं बच्चों, और इसकी सेंसिटिविटी और बाकी सब आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आप शेयर कीजिए उस प्रॉब्लम को, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।